हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलो अभी डिस्कस करते हैं 2021 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट 2021 के एडुकेशन सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर। तो ऑलरेडी हम लोगों ने दो वीडियोस इससे रिलेटेड हम लोगों ने कर लिया है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे के रखा है, देख लेना एक बार। अभी हम रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। चलो फिर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि एमंग द टाइप्स ऑफ डिजेबिलिटीज इन आर पॉपुलेशन, हम लोग के पॉपुलेशन में, हम लोग के इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। तो बहुत तरीके के डिजेबिलिटीज़ है, जैसे मेंटल डिजेबिलिटीज़, लोकोमोटर डिजेबिलिटीज़, विजुअल, ये सब कुछ डिजेबिलिटीज़ है ना। तो सबसे ज़्यादा किस टाइप ऑफ डिजेबिलिटी सबसे ज़्यादा है? एक्चुअली देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एक्चुअली 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग पूछा गया, ठीक है। ये मेंशन करना चाहिए था एक्चुअली क्वेश्चन में, क्योंकि 2001 के अकॉर्डिंग अलग है, 2011 के अकॉर्डिंग अलग है। 2011 के अकॉर्डिंग हाईएस्ट डिजेबिलिटीज़ वाले हैं लोकोमोटर डिजेबिलिटी, लेकिन 2001 के अकॉर्डिंग है विजुअल डिजेबिलिटीज। एंड इन लोगों ने आंसर विजुअल डिजेबिलिटी दिया है, इसका मीनिंग है 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग पूछा था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिस्टिंक्शन। अच्छा, पेडागोजी एंड एंड्रागोजी में डिफरेंस है, हमें पता है। तो किस बेसिस पे हम उस डिफरेंस को बता सकते हैं? तो ये बता सकते हैं कि पेडागोजी होता है चाइल्ड से रिलेटेड, है ना, एंड्रागोजी होता है एडल्ट लर्नर से रिलेटेड। तो डेफिनेटली एडल्ट लर्नर के पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, जो कि चाइल्ड लर्नर के पास नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए इनका आंसर हो गया 3 कि रोल ऑफ प्रीवियस लाइफ एक्सपीरियंसेस इन लर्निंग। एंड एडल्ट लर्नर के पास प्रीवियस लाइफ एक्सपीरियंस बहुत सारे होते हैं, चाइल्ड लर्नर के पास नहीं होते हैं। अच्छा, एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए? आपका प्राइम ड्यूटी क्या होना चाहिए, मेन ड्यूटी क्या होना चाहिए एडुकेशन को इंक्लूसिव बनाने में, ठीक है। तो आपका मेन ड्यूटी होना चाहिए कि आप आइडेंटिफाई करो कि स्पेशल नीड वाले बच्चे कौन कौन है आपके क्लास में, ठीक है। एंड उनको उनके अकॉर्डिंग उनके हिसाब से मेथड या प्रोसीड्योर, ठीक है, जो कुछ भी है सबके हिसाब से आपको यूज़ करना चाहिए, ताकि सबको करिकुलम अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, हम लोगों ने जस्ट इन टाइम मॉडल पढ़ा था, जापानीज मॉडल है ना, जस्ट इन टाइम मॉडल पढ़ा था। तो उसमें हम लोगों यहाँ पे पूछा कि कौन सा कंसेप्ट जस्ट इन टाइम के अकॉर्डिंग है। तो जस्ट इन टाइम हमें क्या बताते हैं कि हमें जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, बहुत पहले से ही हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके नहीं रखेंगे, ठीक है। तब क्या होता है, प्रोडक्ट ख़राब होने का चांस होता है, फिर लॉस तो हम लोग का ही होगा। तो जस्ट इन टाइम बताते हैं कि जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए, जब चाहिए तब प्रोड्यूस करो, जो प्रोडक्ट चाहिए वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो, एंड जितना चाहिए उतना प्रोड्यूस करो, ठीक है। ये बताते हैं जस्ट इन टाइम। तो उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है कि मिनिमाइज टाइम, टाइम को मिनिमाइज करो। कौन सा टाइम? प्रोडक्शन एंड सप्लाई के बीच जो टाइम है, मतलब आपको अभी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है और जब सप्लाई करना होगा, उनके बीच जो टाइम है वो मिनिमाइज़ करो। आप देखो कि आपको कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है एंड सप्लाई कब देना है, ठीक है। तो उसके लिए मिनिमम आपको कितना टाइम लगेगा, उसके हिसाब से अगर 10 डेज लगेगा तो 10 डेज पहले से ही आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करो, ठीक है। बहुत पहले से ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आपको पूछा है कि पेडागोजिकल एनालिसिस, ये यूनिट 7 के क्वेश्चन है, 7A के, कि स्टेप्स को सीक्वेंस में लगाओ कि हम जब पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ सिलेबस और टीचिंग सब्जेक्ट। अच्छा, कोई भी सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उनमें अगर हम पेडागोजिकल एनालिसिस यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, फर्स्ट क्या करेंगे, सेकंड क्या करेंगे, ऐसे करके सीक्वेंस में लगाओ। तो देखो, पेडागोजिकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं ना, पहले हम कंटेंट एनालिसिस करते हैं कि बच्चों को क्या क्या सिखाया जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा यूनिट दिया गया है, सब यूनिट क्या क्या है, कंसेप्ट क्या क्या है, सब कंसेप्ट क्या क्या है, पहले वो देख लेते हैं। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक यूनिट या सब यूनिट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या सिखाने के लिए सोचा है, ये हम देखेंगे। क्या मेथड यूज़ करके हम उनको पढ़ाएंगे वो देखेंगे। देन उनको इवैल्यूएट कैसे किया जाएगा वो देखेंगे, ठीक है। तो ये है इनका प्रॉपर सीक्वेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट इंडिकेट्स द इंटेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। अच्छा, इनमें से क्वालिटेटिव कौन सा है? बहुत ईजी क्वेश्चन, एक्सप्लोरेशन,
है ना, बाकी सब कुछ क्वांटिटेटिव टर्म है। अच्छा नेक्स्ट देखो, साइकोडायनामिक थ्योरी ऑफ, ये मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, साइकोडायनामिक थ्योरी ऑफ काउंसलिंग, साइकोडायनामिक, तो ये यहाँ पे क्या होता है, तो ये फ्रॉइड का था, अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल प्रोसेस पे फोकस करते हैं, ए के साथ टू, लेकिन ए के साथ टू वाला 2 ऑप्शन था तो बी भी देखना पड़ेगा। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ऑफ काउंसलिंग, तो ये क्या करेंगे, बिहेवियर पे फोकस करेंगे, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स पे फोकस किया जाएगा, तो बी के साथ 4, बी के साथ 4 हो गया आपका, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हम देखते हैं इनमें से कौन कौन से एक्टिविटीज़ मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटेजी के साथ रिलेटेड है। तो मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटेजी क्या होता है, थिंकिंग ओवर थिंकिंग, जहाँ पे हम थिंकिंग के ऊपर थिंकिंग करते रहते हैं, बहुत सोचते हैं, ठीक है, वो होता है मेटाकोग्निटिव, उसको बोला जाता है मेटाकोग्निटिव या फिर मेटाकोग्निशन। तो यहाँ पे देखो सेल्फ प्रेजिंग वाला नहीं होगा, खुद को प्रेज करना, उसमें हम मेटाकोग्निशन यूज़ नहीं करते, ठीक है। रिफ्लेक्टिव जर्नल में किया जाएगा कि हम, रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या होता है कि हम लोगों ने एज ए टीचर अगर आप रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखोगे तो आप लिखोगे कि क्लासरूम में क्या क्या हुआ था, आपने क्या पढ़ाया था, आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या था, उनमें से कौन कौन सा फुलफिल हुआ है ना, ये सब कुछ आप थिंकिंग के ऊपर थिंकिंग करोगे। सेल्फ क्वेश्चनिंग, हम खुद को जब क्वेश्चन करते हैं तब भी मेटाकोग्निशन यूज़ होता है। सेल्फ लर्निंग स्टाइल, जिनके लिए अवेयरनेस, एक्चुअली मेटाकोग्निशन हम कब करते हैं, कब हम थिंकिंग के ऊपर थिंकिंग लगाते हैं, जब हम लोग के अंदर अवेयरनेस होती है, ठीक है। तो एक्चुअली हमें क्या करना होगा, बी को एलिमिनेट करना होगा, तो बी को एलिमिनेट कर दिया, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा, ये आर्टिकल से रिलेटेड ये वाला देख लेना आप लोग, ठीक है, डिफरेंट आर्टिकल्स आ जाते हैं कभी कभी। तो देखो एडुकेशन ऑफ माइनॉरिटी, ये कौन से आर्टिकल में लिखा है, एडुकेशन ऑफ माइनॉरिटी है आपके आर्टिकल नंबर 29, ठीक है। देन इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज, अच्छा ए के साथ 2, ए के साथ 2 वाला 2 ऑप्शन है, तो फिर बी देख लेंगे, बी के साथ इंस्ट्रक्शन ऑन मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज, प्राइमरी लेवल पे मदर टंग पे फोकस करना है, इंस्ट्रक्शन मदर टंग में देना चाहिए। ये कौन से आर्टिकल बोलते हैं, आर्टिकल नंबर 350A, ओके। बी के साथ 5, लेकिन बी के साथ 5 वाले और भी ऑप्शंस थे, तो सी देखो, राइट टू एजुकेशन, अच्छा बहुत इजी है, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल नंबर 21A है ना, तो फिर हो गया सी के साथ 1, तो आपका आंसर मिल गया। और बाकी भी देख लो, राइट टू माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी का भी राइट है कि वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ये आर्टिकल नंबर 30 बताते हैं, ठीक है। अच्छा एक्चुअली माइनॉरिटी से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है ना 29, 30 ऐसे करके आसपास ही है, देख लेना आप लोग एक बार। नेक्स्ट है एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरीज दैट सिचुएट एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरीज मतलब जिसमें हम बच्चों के एक्सपीरियंस यूज़ करते हैं, है ना। तो हम कौन कौन से थ्योरी में बच्चों के एक्सपीरियंसेस को मतलब मेन फोकस दिया जाता है कि बच्चों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे सिखाया जाता है, वो क्या क्या है। सोशल लर्निंग थ्योरी भी है जो कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो करते हैं, और बाकी कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी तो है ही, बच्चों के प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे न्यू नॉलेज देना, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे बोला गया कि एजुकेशन सिस्टम को ना, एजुकेशनल स्ट्रक्चर, ये रेगुलेशन, गवर्नेंस, सब कुछ हमें ना रिवाइज करते रहना चाहिए। और सेकंड बोला गया एजुकेशन सिस्टम आजकल बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते रहते हैं, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं इसीलिए चेंज करेंगे ऐसा नहीं है, ठीक है। हम एजुकेशन सिस्टम को मतलब चेंज करना चाहिए क्योंकि न्यू कुछ कुछ आता रहता है ना, उसी हिसाब से हमें सिस्टम को भी चेंज करते रहना चाहिए। तो इसीलिए 4 इज द, मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन आर इज़ नॉट द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू रिसीव ग्रांट फॉर, अगर किसी यूनिवर्सिटी को ग्रांट चाहिए यूजीसी से तो क्या होना पड़ेगा, तो ये है कि पहले तो ये है कि उनके पास नैक का एक्रेडिटेशन होना चाहिए। किसी यूनिवर्सिटी के पास अगर नैक का एक्रेडिटेशन है तभी वो यूजीसी से ग्रांट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इनको करो, तो हमें पता है कि बहुत सारे सोर्सेज से डाटा जब कलेक्ट करते हैं वो होता है ट्रायंगुलेशन। बी के साथ 1, बी के साथ 1 वाला एक ही ऑप्शन था, उसी से आपका आंसर आ जाते हैं। बाकी आप देख लेना, बाकी भी इजी है, स्कोरिंग टूल, ये रूब्रिक है ना, ऐसे करके आ जाएगा। देन नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन पॉलिसी मेकिंग डिसीजन, पॉलिसी मेकिंग डिसीजन में कौन कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता है। तो फिर पॉलिसी मेकिंग में हम क्या करते हैं, पहले हम एग्जिस्टिंग सिचुएशन को देखते हैं, फिर पॉलिसी ऑप्शंस को देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस है हम लोग के पास, उस हिसाब से
पॉलिसी ऑप्शन को जनरेट किया जाता है, मतलब किस तरीके का पॉलिसी लाया जाएगा, है ना। ये सब कुछ डिसीजन लेने के बाद पॉलिसी मेकिंग हो जाता है, ठीक है, कि हाँ इस चीज़ से रिलेटेड पॉलिसी लाना है, ऐसे करके डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट, पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या रहा, तो इम्पैक्ट तो बाद में देखा जाएगा ना, जब पॉलिसी लाया गया, पॉलिसी का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, उसके बाद उनका इम्पैक्ट देखा जाएगा कि कितना सक्सेसफुल हुआ, है ना। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं इसको। आप लोगों ने पढ़ा था POSD CORB किसने दिया है, तो ये है आपका लुथर गार्लिक, है ना। बी के साथ 4 वाला एक ही ऑप्शन था, वैसे हो गया आपका। नेक्स्ट देख लो, यहाँ पे बोला गया कि स्मॉल सैंपल में हम नॉन पैरामेट्रिक यूज़ करते हैं, बिल्कुल ठीक बोला। और स्मॉल सैंपल होने से सैम्पलिंग एरर आने का चांस ज़्यादा है, ये भी ठीक बोला, ठीक है, लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये देख लो इसको। ये है कि हम लोग के आसपास थोड़ा सा काम चल रहा है, तो हो सकता है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस अगर आप लोगों को लग रहा होगा, ठीक है, तो उसको एडजस्ट कर लेना। सिंबॉलिक इंटरेक्शन में क्या होता है, हम सिंबल यूज़ करते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन होते हैं, है ना। ए के साथ 1 वाला 2 ऑप्शन था, तो हम बी भी देख लेते हैं। वैसे बी दोनों में 4 है, नहीं देखने से भी होगा। सी देख लो, सी के साथ 2 होगा या 3 होगा। फंक्शनलिज्म, तो ये फंक्शन से रिलेटेड सी के साथ 2 होगा, तो हो गया। चलो, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन ओके, आज हम यहाँ पे रख देते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके रख देना चैनल को। एंड ये जो क्वेश्चन वगैरह है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले एक बार देख लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।